नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। जहां एक और दुनिया के अंदर युद्ध रुकने के नाम पर अमेरिका और ईरान ने समझौता हस्ताक्षर किया, उसके बाद क्या हुआ उसके ऊपर जानकारी के रूप में तथा जान लीजिए कि ये लोग आपस में समझौता किए, उसमें अमेरिका की हार ज्यादा थी। अमेरिका की हार इसलिए क्योंकि इजराइल हार रहा था। इजराइल ने ही युद्ध शुरू किया था। इजराइल को ही ईरान से सबसे ज्यादा दिक्कत थी क्योंकि ईरान ने प्रॉक्सीज बना बना करके इजराइल पर हमले करा रखे थे। अब हुआ यह कि जब से ट्रंप ने ईरान के साथ समझौता किया है, उधर इजराइल वाले जो हैं वो लेबनान के ऊपर लगातार हमले किए जा रहे हैं। आज जो वार्ता होनी थी इजराइल और अमेरिका और ईरान की स्विट्जरलैंड के अंदर, वो वार्ता स्थगित हो गई है क्योंकि ईरान ने कहा लेबनान पर हमले नहीं रुके हैं। इधर ये युद्ध का रुकना नहीं रुकना चल ही रहा है। अमेरिका वाले कह रहे हैं कि हमने नाकेबंदी हटानी शुरू कर दी है, जहाज एलपीजी एलएनजी के गुजरने शुरू हो गए हैं, ये सब चल रहा है। लेकिन ये सभी चीजें जब G7 की बैठक में इस बार लोगों का ध्यान गया ही नहीं, क्योंकि ट्रंप खुद वर्साय के महल में बैठ करके उस हस्ताक्षर को साइन मार दिए। 19 तारीख को जो साइन होना था उसको एक दिन पहले साइन कर दिए कि देखिए यहां पर 1919 के अंदर वर्साय के अंदर ही जर्मनी को हरा करके प्रथम विश्व युद्ध की ट्रीटी की गई थी कि चलिए अब जर्मनी हार गया है, और उसके ऊपर बहुत सारी पेनल्टी लगाई गई थी। ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका फिर उसी को दोहरा रहा है। तो वुड्रो विल्सन जो 1919 में किए थे, ट्रंप उसको जल्दबाजी में अभी करके दिखा दिए। कोई बात नहीं, इन भाई साहब को बड़ा इग्नोर्ड फील हुआ कि अच्छा मतलब हमारी कोई बात ही नहीं कर रहा है, फिर बुलाए क्यों थे G7 में हमको। लीजिए साहब, इन्होंने G7 बैठक में आकर के धमाका कर दिया। धमाका ऐसा कि उस हमले से मॉस्को पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा हमला कंसीडर किया जा रहा है। रिफाइनरी पर एक ऐसा हमला होता है जिसकी तस्वीरें अपने आप में आप देखें, ऐसे ड्रोन उड़ करके आप देखें, मॉस्को जो कि रूस का प्रमुख शहर है, वहां पर इस प्रकार से उड़ती हुई आपको ये जो ड्रोन है दिखाई दे रही है। और तो और एक हमला यहां पर रिफाइनरी के ऊपर होता है, और उस रिफाइनरी के अंदर जैसे ही हमला होता है, बिल्कुल एक बड़ा सारा ढक्कन उड़ करके आसमान में जा रहा होता है। मतलब आप इधर की तरफ देखें तो आपको यह लगेगा कि किस तरह की स्थिति यहां पर उत्पन्न हुई है। ये देखिए, ये रिफाइनरी के ऊपर मतलब पूरा पूरा जो ऑयल का कैप था वो उड़ करके आसमान में जाता हुआ दिखाई दिया। ये बड़ी ऐसी स्थिति बनकर आई। मॉस्को के अंदर जो रिफाइनरी है, जहां चारों तरफ रिहायशी इलाका है, लोग रह रहे हैं, वहां पर लग रहा है किलोमीटर्स एरिया के अंदर रिफाइनरी के ऊपर धमाका हो गया है। ये ऐसा ही धमाका आपने हो सकता है थोड़े दिनों पहले जब अमेरिका ने ईरान के अंदर रिफाइनरी पर किया था, कुछ वैसी तस्वीरें यहां पर देखने को मिली। इससे इतना कालिख आसमान में उड़ गया जिसके चलते रूस के मॉस्को में मतलब ब्लैक रेन हुई है। मतलब कि एक तरह से समझिए कि काली वर्षा, जिसमें ऊपर से ऑयल जमीन पे बरस रहा है, विंडशील्ड सब पर गिर गया है। इसकी वजह से खबर बनती है कि यूक्रेन ने लार्जेस्ट अटैक, जब से फुल स्केल वॉर शुरू हुआ है यूक्रेन और रशिया का, अब तक का सबसे बड़ा अटैक मॉस्को पर यूक्रेन ने किया है। हेडलाइंस बनती हैं, और इस हेडलाइंस में सबसे बड़ा प्रश्न इस बात का कि यह रशिया अब अपने ऊपर होते हमलों से अल्टीमेटली क्या चाह रहा है, जिसके पास दुनिया के शायद सेकंड लार्जेस्ट न्यूक्लियर वेपन हो, हजारों की संख्या में न्यूक्लियर बॉम्ब हैं। आज वो अपने ऊपर जो हमले लगातार देख रहा है, उसकी डिफेंस वॉल पूरी तरह खत्म हो चुकी है, या तो ये मान लिया जाए, या पब्लिक सेंटिमेंट में वो दुनिया को दिखाना चाहता है कि देखो मेरे ऊपर हमले हो रहे हैं, मेरे ऊपर हमले हो रहे हैं, तो नैतिक रूप से अब मैंने न्यूक्लियर बॉम्ब सजाने के लिए नहीं रखे हैं। क्योंकि रशिया में अब डिमांड ये उठने लगी है कि यूक्रेन का इलाज किया जाना चाहिए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो वॉर मॉन्गरिंग हो रही है वो इस बात की कि यूरोप के जो देश है ना, वो वार यूक्रेन वाह करने लग रहे हैं। यूरोपियन यूनियन के जो लीडर्स हैं वो यूक्रेन के साथ बैठक जब कर रहे थे, तब ये रशिया पर हमला हो रहा था। मतलब एक तरीके से अब यूरोप यूक्रेन के पीछे खड़ा होकर अपनी विजय के रूप में इस घटना को देख रहा है। इस घटना में यूक्रेन को फ्रंट पे खड़ा करके ईयू के जो लीडर्स खेल खेल रहे हैं, उस खेल में आगे क्या होगा ये बड़ा ही डिफिकल्ट पॉइंट बनकर आ गया है। तो इसीलिए आज के सत्र में इस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो ब्लैक रेन है इसकी चर्चा होगी। अच्छा, अभी हाल ही के दिनों में बहुत से विद्यार्थियों, अभ्यर्थियों, लिसनर्स ने हमसे एक बात कही, और वो बात ये थी कि सर जिस तरह के पैनल डिस्कशंस आप करते हैं, स्टेज पर बात रखते हैं, सेशंस में जिस तरह से आप बातचीत रखते हैं, इसकी कोई कला होती है, इसको सीखने का कोई तरीका होता है। तो हमने कुछ प्रश्न निकाले। कुछ प्रश्न ऐसे थे कि इंटरव्यू में आप अपने जवाब सही से नहीं रख पाते, आता सब है लेकिन बोल नहीं पाते, भीड़ में अगर कहीं खड़े हैं तो अपनी बात रखने से अगर आप हिचक रहे हैं, स्पष्ट रूप से बात रखने में हेजिटेशन हो रही है, या फिर आपको पता सब है लेकिन मैं बता नहीं पा रहा हूं, सही तरीके से नहीं बता पा रहा हूं, मैं ड्रेस पहन के कहां कैसे जाऊं, किस तरह के इंटरव्यू में बात रखूं, कम्युनिकेशन स्किल क्या हो, कैसे मैं स्टेज फोबिया को काउंटर करूं, कुछ
इस तरह के प्रश्न आए दिन हम तक आ रहे थे। इन्हीं प्रश्नों को हमने संकलित करके आपका रुझान जानना चाहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे दिया हुआ एक गूगल फॉर्म भरकर अपनी रुचि बताइए कि क्या आपके साथ भी ऐसी कोई इशू है। अगर होता है तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हुए कुछ हम आगे चल करके आपके लिए अच्छा सा कोई कोर्स प्लान कर सकें, या फिर आपके साथ कुछ ऐसी क्लासेस लगा सकें जिनमें इन चीजों को आपके साथ बेहतर तरीके से डील किया जा सके। क्योंकि बहुत से हमारे ऑडियंस ऐसे हैं जो बहुत सी जगह पर अपनी बात रखना चाहते हैं लेकिन रख नहीं पा रहे होते। तो चलिए हम अपने स्तर पर या फिर अपने साथ कुछ अच्छे लोगों को साथ लाकर जो आपके साथ इस चीज का अभ्यास करा सकें। अगर आप रुचि रखते हैं तो नीचे दिया हुआ गूगल फॉर्म है, कमेंट बॉक्स में पिन करिए और साथ साथ व्हाट्सएप कम्युनिटी भी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेट्स वहां पर मिलते रहें। उसी गूगल फॉर्म के अंदर ही हमने उसको पिन किया हुआ है, ठीक है। चलिए तो खबर के अंदर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो खबर यह है कि साहब रूस और यूक्रेन के बीच में ये जो ड्रोन हमला हुआ है, ये बड़ा ही 4 सालों का सबसे भीषण हमला मॉस्को पर माना जा रहा है। देखिए शुरुआती सालों में रूस पर हमले नहीं हो रहे थे, रूस हमला यूक्रेन पर कर रहा था। रूस की डिफेंस वॉल जो थी वो सब तरह से सबको नेस्तनाबूद करती चल रही थी। लेकिन अब जो हमले होने लगे हैं रिटेलिएशन में, एक समय था जिस समय यह माना जाता था कि अगर रूस पर हमला कर दिया, रूस इनविंसिबल है, अविजित है, मतलब अपराजेय है, अगर किसी ने उस पर हमला कर दिया तो रशिया उसको खा जाएगा। जिसकी मिसाइल ने हमला किया उस पर रशिया हमला कर देगा। बाइडेन के काल में पुतिन ने डरा डरा के बाइडेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल देने तक से रोका कि नहीं, आप इसको मिसाइल नहीं दोगे। अब क्या हुआ कि यूरोपियन यूनियन के देशों ने मिलकर के, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इन सब ने यूक्रेन को तकनीकी दी कि तुम अपने यहां पर ड्रोन बनाओ। ड्रोन ही नहीं, ड्रोन के साथ साथ तुम अपने यहां पर वो क्रूज ड्रोन बनाओ जिनको कि ऑपरेट किया जा सके। मतलब क्रूज मिसाइल क्या है, जो जमीन के समानांतर चलती है। अब जमीन के समानांतर लो फील्ड, अब मान लीजिए कि एक घर की हाइट के बराबर कोई बम उड़कर जा रहा है और उसमें विंग स्पैन ऐसा है जिसे कंट्रोल किया जा सकता है, जहां मोड़ना है मोड़ सकते हो। कम स्पीड में जा रहा है, कम स्पीड में जाने पर भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है कि यार ये उड़ क्या रहा है, और घर के बिल्कुल बराबर हाइट पर जा रहा है तो देखकर लगता नहीं है कि ये हमला होने जा रहा है। ऐसी स्थितियां इन लोगों ने इजाद करी और आज रशिया के S-400, S-500, S-300 तमाम डिफेंस सिस्टम इनको ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। हजारों की संख्या में ड्रोन ये लोग भेजते हैं, इनके ड्रोन जाकर हमला कर रहे हैं। रशिया का डिफेंस सिस्टम खुश है कि 1200 आए थे, 1000 रोक दिए, लेकिन 200 तो अभी भी मार कर गए ना। ये जो स्थितियां बनकर आई हैं ये अब चर्चा का विषय बन गई हैं। आप वीडियो से एक अंदाजा लगा सकते हैं, देखिए किस तरह से तेजी से जाता ये ड्रोन। ज्यादा हाइट नहीं है, धुएं के गुबार के अंदर से उड़ता हुआ ये ड्रोन जा रहा है। ऐसा ही एक तेजी से जाता हुआ ड्रोन बगल में किसी जगह लगता है। यह चर्चा का विषय बना हुआ है। आप आग से और आग की उठी लपटों से और उसके मतलब एरिया से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह मॉस्को पर हुआ एक बड़ा हमला है और इस बड़े हमले के पीछे बहुत सारे कारक जिम्मेदार हैं। यूक्रेन के इस हमले से किस तरह मॉस्को में अंधेरा छा गया, आप इसका अंदाजा इस तरह से लगाइए कि यह जो हमला हुआ इससे पूरी तरह से मॉस्को के अंदर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पर अब मतलब झटका लग गया है। आप सोचें कि यूक्रेन से मॉस्को तक अगर मतलब हवाई जहाज ने अटैक करने का रास्ता अपनाया है तो उसने ना जाने कितने लेवल की सुरक्षा पार की है। और जेलेंस्की बाकायदा इस बात को बहुत ही खुशी के साथ साझा कर रहे हैं कि हमने हमला करके प्रूव कर दिया है कि हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज जबरदस्त हैं। इंटरेस्टिंग है, 2023 से रूसी राजधानी पर ड्रोन हमले हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह का यह हमला हुआ है यह अब तक के सबसे बड़े हमलों में कंसीडर किया जा रहा है। लार्जेस्ट ड्रोन अटैक ऑन मॉस्को टिल वॉर बिगिन। मतलब आप देखिए 2023 में सबसे पहले क्रेमलिन पर हमला हुआ था, उसके बाद से अब तक का सबसे बड़ा हमला यह माना जा रहा है। अब तक जितने हमले हुए हैं उसमें जैसे 17 मई को एक हमला हुआ था, तब एक भारतीय समेत 4 लोगों की मौत हुई थी। उस पर हमने सेशन भी किया था जब हमने आपको पहली बार बताया था कि पुतिन का सुरक्षा कवच ढह गया है। उस एक महीने के बाद में इन्होंने दूसरा हमला यह कर दिया। अब करने के पीछे तरीका क्या अपनाया, कैसे उन्होंने इस भेद को निकाला, तो इसके पीछे कहा जा रहा है कि यूक्रेन ने जो ड्रोन भेजे वो समझ में आए, लेकिन इसमें जो बार्स करके इनके हाइब्रिड क्रूज मिसाइल है ना, उनका बड़ा योगदान रहा। मतलब यह हुआ कि यूक्रेन ने हाल ही में अपनी बार्स मिसाइल ड्रोन बनाई है जो कि 500 मील अंदर तक घुस करके यूक्रेन से रशिया के अंदर हमला कर सकती हैं। ये कुछ इस प्रकार से दिखती हैं। इन मिसाइलों के बारे में कहा जाता है कि ये मिसाइलें प्राइवेट सेक्टर डेवलप कर रहा है यूक्रेन के अंदर, और ये पैकेलो क्रूज मिसाइल से काफी ज्यादा मिलती जुलती हैं। अगर 500 मील है तो मतलब 800 किलोमीटर तक अंदर जाकर मिडिल स्ट्राइक रेंज में जाकर हमला कर सकती हैं। 50 से लेकर 100 किलोग्राम तक का वॉरहेड ले जाकर मार सकती हैं।
ऐसे में इन दिनों यूक्रेन जो खुद से लंबी दूरी के हथियार बना रहा है, क्योंकि लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं थी यूक्रेन के पास में, तो उसने ये खुद से डेवलप की, पैकेलो की, पालियानिसिया किया, रूटा किया, ये तमाम मिसाइलें थी जो इन्होंने दुनिया से मॉडल तकनीक ली और हमले किए। अब सवाल आता है कि साहब ये क्या कर रहे थे और ये कहां थे, और जिस तरह का ये हमला हुआ है, इस हमले से रशिया पर असर क्या होगा। तो चूंकि रशिया दुनिया का 3rd लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर बना हुआ है, इसकी इकोनॉमी में तेल का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, मॉस्को में इस तरह का हमला निश्चित ही इनकी सप्लाई को और ग्लोबल सप्लाई को हिट करेगा। इससे निश्चित ही आने वाले समय में ऑयल सप्लाई बाधित होगी। लेकिन इनका महाशय ने, यूक्रेन ने जो यह हमला किया, इसके पीछे असल में पीछे लोग खड़े हुए थे, मतलब इनको कहने वाले थे कि हां भाई तुम यह हमला करो ताकि दिखा सके दुनिया को कि अब यूरोप फ्रंट पर है, रशिया पिछड़ता जा रहा है। रशिया में ब्लैक रेन का होना और रशिया की सुर्खियां कि रशिया पर हमला हुआ है, हालात आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर काली बारिश हो रही है, गाड़ियों के ऊपर जो कालिक है, ऊपर उड़ता हुआ जो धुएं का गुबार है वो इस तरह से बह रहा है। अंधेरे से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल से रिफाइनरी के ऊपर हमले के बाद में मॉस्को के शहरों की सड़कों पर इस तरह की काली बारिश देखने को मिली है। ठीक है, अब ये जो स्थिति है, ये ब्लैक रेन की स्थिति 2 महीने पहले भी देखी गई थी, जब वॉर जोन के अंदर, युद्ध के अंदर जब जखीरा बढ़ रहा था। अच्छा, यूरोप के देश कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? फ्रांस ने इसको पूरी तरह से बताया है, जैसे फ्रांस के रिपोर्ट्स में इस तरह का डिस्कशन चल रहा है, कई जगह दुनिया के जैसे लोग आपस में बात करने लग रहे हैं कि रशिया पिछड़ रहा है। अब रशिया का पिछड़ना कजा कलास की खुशी में दिख सकता है आपको। मतलब ये समझिए कि यूरोपियन यूनियन की जो विदेश मंत्री हैं वो बोल रही हैं कि अभी हमारी जेलेंस्की से बात हो ही रही थी, रशिया पिछड़ रहा है। मतलब ये एक प्रकार से ऐसे कि उसका फ्रंट फेस लेकर के ये सब लोग पीछे खड़े हैं, और पीछे खड़े होकर के अब इस बात की खुशी मना रहे हैं कि हम अंदर जाकर हिट कर पा रहे हैं और रूस कुछ नहीं कर पा रहा है। तो भाई साहब, इन्होंने कुछ किया क्या? असल मायने में ये इन दिनों कजान शहर के अंदर आसियान देश जो हैं, ये जो थाईलैंड, इंडोनेशिया, ब्रुनेई जो देश हैं, इनके नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे जब ये हमले हो रहे थे। इन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, ये चुपचाप उस पूरी मीटिंग को खत्म किए हैं। ये तस्वीरें बाहर आई, बाकायदा तस्वीरों में ये दिखाई दिया कि पुतिन के साथ ये लोग खड़े हुए हैं, कुछ नहीं बोला है। रशिया की तरफ से अभी जो वीडियो चल रहे हैं आरटी के ऊपर कि सुखोई 34 फाइटर जेट उड़ करके हमला करने गए हैं, इस तरह की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। यह बताया जा रहा है कि जहां जहां रूसी कंट्रोल है, जहां पर यूक्रेन के हैं, वहां पर हमले चल रहे हैं। कोई बड़ा हमला अब तक नहीं हुआ है, लेकिन एक खबर चल रही है कि यह इस बार जपोर्जिया करके जो इनका परमाणु संयंत्र है, उस पर हमले की प्लानिंग कर सकते हैं। और इस तरह की प्लानिंग में यूरोपियन यूनियन पूरी तरह से इस तैयारी में है कि एक बार रशिया कह दे कि हमने इन पर हमला किया तो हम पूरे यूरोप वाले मिल जाएंगे। यूरोप वाले बड़ा इंटरेस्टिंग गेम प्ले कर रहे हैं। असल में ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये ईयू के जो प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने हाल ही में ना ये प्रस्ताव रखा था। क्या प्रस्ताव रखा था कि क्यों ना हम लोग मिलकर के, यूरोपियन यूनियन के कुछ देश मिलकर के रशिया से बैकडोर बात कर लेते हैं। जैसे अभी ईरान और अमेरिका के बीच में शांति वार्ता हुई, तो क्यों ना हम 27 देशों में से कोई देश मिले और यूरोप के बिहाफ पर रूस से बात कर ले कि हां साहब बताइए क्या चाहते हैं आप। लेकिन इनकी इस बात को ही लोगों ने पीछे धता बता दिया कि नहीं साहब, हमको कोई बातचीत करने का मतलब नहीं है, हम नहीं चाहते कोई पीस एग्रीमेंट हो। मतलब आप समझकर देखिए कि अब यूरोप के देशों को बहुत दिनों बाद यह लग रहा है कि पुतिन हार रहा है तो हार ही जाए। इस बीच में चूंकि रूस ने अभी ट्रंप से बातचीत की थी, पुतिन ने ट्रंप से बातचीत की बर्थडे के ऊपर, तो रूस अब स्पेक्टेटर बनकर देख रहा है। ये उसकी कमजोरियों को और उजागर होते हुए देखना चाहते हैं। मतलब ये चाहते हैं कि हम सब लोग मिलकर रूस को इतना खोचें, इतना मतलब दबाएं कि ये खुद से दुनिया के सामने निकल कर आ जाए कि ये हार रहे हैं। बस इसी बात में पूरी कहानी चल रही है, बड़ा पॉलिटिक्स चल रहा है। खैर, अब इस विषय पर आगे क्या होगा देखने वाली बात है। आपको क्या लगता है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हां, अभी हमने एक वीडियो बनाया है खान सर और रोशन सर का जो विवाद चल रहा है, जिस तरह की स्थितियां हैं उनको समझते हुए, आप अगर चाहें तो उसे देखिएगा। अंकित इंस्पायर इंडिया पर हमने साझा किया है। बाकी अगर आप इन परेशानियों में, आपको बोलने में, कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो गूगल फॉर्म नीचे दिया हुआ है, आप उसको भरिए और कम्युनिटी ज्वाइन करिए। धन्यवाद।